लो ठीक है, तो शुरू करें, आगे लिखें। रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये तो हमने समझ लिया था कि v बराबर ओमेगा रिलेशन आ गया था। अब इसको भी डिफरेंशिएट कर दो टाइम के साथ, dv अपॉन dt, ये d ओमेगा अपॉन dt, और r तो कांस्टेंट है, तो मतलब ऐसे लिख दो तो ज्यादा, कि भाई मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट होता है तो आ जाता है, और ओमेगा का डिफरेंशिएशन डी ओमेगा अपॉन dt। अब dv अपॉन dt का मतलब क्या है? वो एक्सेलरेशन जो स्पीड को बदल रहा है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है ना, v बराबर ओमेगा आर में v क्या है? मैग्नीट्यूड। इसका जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, ये स्पीड को जो बदलता है, यानी कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को जो बदलता है, ये मैग्नीट्यूड का डीवी अपॉन dt है। तुम ऐसे भी याद रख, डीवी अपॉन dt है, पर v क्या है? मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड का रेट ऑफ चेंज है, ये स्पीड का रेट ऑफ चेंज है। तो ये एक्सेलरेशन तो है, पर कौन सा एक्सेलरेशन है? ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और डी ओमेगा अपॉन dt क्या हो जाएगा? अल्फा, और ये आर। तो ये रिलेशन तो मैग्नीट्यूड का, और अगर वेक्टर में रिलेशन बनाएंगे तो अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। वेक्टर में रिलेशन ये आ जाएगा। ये हम कल भी बात कर रहे थे कि एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट, या ऐसे कह दूं डायरेक्ट, वो एक्सेलरेशन जिसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग होती है या वेलोसिटी के अपोजिट होती है, केवल वही एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है। समझ में आई बात? इधर कहीं भी मान लो, इधर ले लो, वेलोसिटी भी आगे है, एक्सेलरेशन भी आगे है, तो वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को बढ़ा देगा। अपोजिट है तो कम कर देगा, एक्सेलरेशन अपोजिट है, वेलोसिटी कम कर देगा। पर अगर वेलोसिटी ऐसे है और एक्सेलरेशन ऊपर है, परपेंडिकुलर, तो वो वेलोसिटी तो बदलेगा, पर उसके मैग्नीट्यूड को नहीं बदल पाएगा, उसकी डायरेक्शन को बदलेगा। ऐसा मतलब, तो अगर आप वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलना चाहते हो, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही स्पीड कहते हैं, स्पीड बदलना चाहते हो, तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होना चाहिए? स्पीड की वेलोसिटी की डायरेक्शन में, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी हमने जो देखा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो। और सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही हो सकती है। कर्व है ना, और कर्व में वेलोसिटीज हमेशा टेंजेंशियल होती है। ठीक है, तो अगर स्पीड को बदलना है, तो स्पीड को बदलने वाला एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है, और आप उसके मैग्नीट्यूड को बदलना चाहते हो स्पीड के, तो आपको एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन भी कौन सा कहलाएगा? टेंजेंशियल। ऐसे लिख लो। लिख लिया? बताएंगे अभी, अभी एक्सेलरेशन हम पढ़ेंगे। लिखो, जल्दी लिखो। इसमें कितने बिगिनर बॉक्स थे?
5 बिगनर बॉक्स थे। फर्स्ट बिगनर बॉक्स क्या था, उसमें किस टाइप के सवाल थे? स्पीड, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन जीरो वाले सवाल थे। उसमें एक्सेलरेशन नहीं हुआ करता था, केवल एक फॉर्मूला था, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, और एवरेज वेलोसिटी, उन सबके क्वेश्चन थे। दूसरा और तीसरे बिगनर बॉक्स में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। BB2 में तो आगे पीछे चलने वाले सवाल थे, और BB3 में मोशन अंडर ग्रेविटी थे, और दोनों में एक्सेलरेशन कैसा था, कांस्टेंट था। फिर BB4 में आके वेरिएबल एक्सेलरेशन के सवाल आ गए, जिसमें आपको इंटीग्रेट करना है, कभी डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, लिमिट लगा के सॉल्व करना पड़ रहा है। और BB5 ग्राफ की थी। बस यही था पूरा काइनेमेटिक्स। वैसे ही अब टाइप 1, तो टाइप वन होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहेंगे? जब अल्फा बराबर क्या हो जाए, जीरो। क्या हो जाए? जैसे BB1 में था, अगर एक्सलेशन जीरो है तो, अरे है ना, वैसे ही अगर अल्फा बराबर जीरो हो जाए तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इस केस में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और यहाँ पे जो फॉर्मूला काम में आएगा वो आएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। थीटा क्या हो जाएगा यहाँ? अच्छा बताओ, यूनिफॉर्म मोशन जो होता था उसमें ए जीरो होता था, वेलोसिटी कांस्टेंट होती, तो क्या फॉर्मूला लगता था, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट की जगह हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की जगह हो गया एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, ऐसा। ठीक है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन, यानी कि बिगनर बॉक्स 2 एंड बिगनर बॉक्स 3 अपने 1D वाले, वहां होते थे आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और यहाँ हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे अब अल्फा कांस्टेंट होगा पर जीरो नहीं होगा। जीरो रहेगा यहाँ पे, यहाँ कांस्टेंट रहेगा, पर उसको फिर जीरो मत बोलो। बोले सर जीरो भी तो कांस्टेंट है, तो मैं लिख दूंगा फिर कि अल्फा नॉट इज इक्वल टू जीरो। जीरो के अलावा अगर कोई भी कांस्टेंट है तो हम कहेंगे कि जो ओमेगा वेक्टर होगा वो चेंज करेगा। अरे याद करो, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता था तो क्या करते थे, कैसे सवाल सॉल्व होते थे जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता? हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के होते थे। यहाँ पे भी आएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वहां पे डेरिवेशन याद है आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के? सेम डेरिवेशन यहाँ पे भी होंगे। अगर आपने सबकी डेफिनेशन ध्यान से पढ़ी हो तो यहाँ पे भी ओमेगा बराबर क्या, डी थीटा अपॉन डी टी। वहां वी बराबर था डी एक्स अपॉन डी टी। भाई डेरिवेशन जब किया था वी बराबर यू प्लस एटी का, तो ऐसे ही तो किया था। ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी में इसको इधर ले गए थे, इंटीग्रेट कर दिया था, और वो नीचे वाले का यूज किया था कि ओमेगा एल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी। वहां पे क्या यूज किया था, ए बराबर डी बी अपॉन डी टी। डी टी को इधर ले गए थे, दोनों साइड इंटीग्रेट, तुमको याद है डेरिवेशन? तो फिर हवा में ऐसे समझ में आएगा, वरना तो घर जाके उसको देखना है एक बार। ठीक है। अच्छा कितने लोग हैं, कल आपको एक टर्म पढ़ाई थी, वी वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट आया था। अभी अब मैं पूछूंगा आपसे, तो मेरे को लगता है शायद 25% लोग ही हैं जो ढंग से क्रॉस प्रोडक्ट कर पाएंगे, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी बतानी होती है राइट हैंड थंब रूल से, और वो एक डिटरमिनेंट भी सॉल्व करना रहता है। 25% लोग, 50% मान लेते हैं, ये अब सब सारे लोग सॉल्व कर देंगे अभी। तो कितने लोगों ने जिन्हें घर जाके सोचा कि यार ये क्रॉस प्रोडक्ट आया है, तो इसका सवाल भी आएगा, अगर फॉर्मूला लिखा है सबने बी वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर, तो घर जाके रिवाइज किया होगी, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार राइट हैंड थंब रूल रिवाइज कर लेते हैं, एक बार डिटरमिनेंट रिवाइज कर लेते हैं, कैसे करते हैं आई जे की और कैसे लिखते हैं। कितने लोगों ने घर जाके रिवाइज किया क्रॉस प्रोडक्ट? कोई मतलब नहीं है। वेरी गुड। हाँ भाई, तो हम तो कहा थे अल्फा कांस्टेंट है, तो तीन इक्वेशन, जैसे वहां फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। देखो डेफिनेशन की बेसिकली सारे थीम तो सेम ही है। थीम मतलब जैसे वहां लिखते थे ओमेगा इज इक्वल टू, सॉरी वहां लिखते थे v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ लिखते ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी, है ना, केवल शक्ल ही बदली, बाकी सब तो सेम ही है। वहां ए लिखते थे डीवी अपॉन डी टी, यहाँ लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी। शक्ल ही चेंज हुई, बस नाम भी सेम है, काम भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो जब इन डेरिवेशन करेंगे ना, तब भी सिर्फ शक्लें बदलेंगी, बाकी जो फॉर्मेट रहेगा इक्वेशन ऑफ मोशन का, जैसा वहां था वैसा यहाँ रहेगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन वहां क्या आती थी, अब सोचो यहाँ क्या आएगी, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल
प्लस अल्फा, है ना। इसको कंपेयर करो तो v बराबर u प्लस एटी जैसा दिखेगा। जल्दी आओ यार, तुमने आना जाना लगा रखा है 36 बार यार, खत्म ही नहीं हो रहा है। पीछे जाके बैठ जाओ अपना बैग ले लेके, फिर अंदर आओगे, फिर ऐसा जाओगे, फिर पता नहीं, फिर बुलावा आ जाएगा। ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो अब आप सोचो कि सर इसका मतलब ये तो v बराबर u प्लस एटी जैसे दिख रहा है, मतलब ये v ही है। नहीं, ये v नहीं है, ये ओमेगा है। v और ओमेगा में अंतर होता है, और v और ओमेगा में रिलेशन v बराबर ओमेगा आर होता है। पर कई लोग जब ये पढ़ाए उसके बाद आके पूछ रहे हैं अलग अलग बैच में, सर ये तो वही फर्स्ट इक्वेशन है। मैंने की हाँ वही फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसका मतलब तो v बराबर ओमेगा। मैंने की नहीं भाई, v बराबर ओमेगा नहीं है। तो ले सर है तो सही, अरे कंपेयर करना और बराबर होने में अंतर होता है। कंपेयर मतलब कि हम उसके फॉर्मेट को कंपेयर कर रहे हैं, क्वांटिटी कंपेयर नहीं कर रहे हैं, फॉर्मेट को कंपेयर कर रहे हैं कि वहां पे जब डेरिवेशन करते हैं, इंटीग्रेट करके लिमिट वगैरह लगाते हैं, तो ऐसा ही एक फॉर्मेट बनता है इक्वेशन का। तो यहाँ पे भी वैसा ही एक फॉर्मेट बन जाएगा। आप चाहेंगे तो आप घर जाके इंटीग्रेट करके देख भी लेंगे, जैसे वहां डेरिवेशन कराए थे आपको, है ना। कराए होंगे वहां पे डेरिवेशन कि नहीं कराए थे। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? सोचना वही है पर निकालना मुंह से एंगुलर में है। और थर्ड इक्वेशन ऐसा। और अब बात आती है डायरेक्शन साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन कैसे फॉलो होगा यहाँ पे, है ना। तो एक तरीका तो वही राइट हैंड थंब रूल सिखाया था, जिधर पार्टिकल घूम रहा है अंगूठा घुमाओ, और अंदर बाहर ऊपर नीचे जैसा भी अंगूठा जा रहा है वैसा करो। या तो बार बार अंगूठा घुमाओ, या बेसिकली कर क्या रहे हैं अपन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो देख रहे हैं। जैसे अगर पार्टिकल ऐसे घूमेगा तो अंगूठा, उंगलियां ऐसे घुमाएंगी और अंगूठा इधर आएगा तो के कैप। और पार्टिकल अगर अपोजिट घूमेगा तो उंगलियां ऐसे घूमेंगी, अंगूठा अंदर आएगा और माइनस के कैप। मतलब बेसिकली देख क्या रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अरे हाँ ना। तो मतलब यहाँ का साइन कन्वेंशन यही है कि एक डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और एक डायरेक्शन, अब बोले सर किसको प्लस ले किसको माइनस ले, वो आपकी इच्छा। साइन कन्वेंशन तो आपकी इच्छा होती है ना। हाँ लेकिन ये है कि अगर आपने क्लॉकवाइज को प्लस ले लिया तो फिर एंटी क्लॉकवाइज क्वांटिटी आपको माइनस में लेनी पड़ी किसी सवाल में। और मान लो अगले सवाल में अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज को प्लस ले लिया तो फिर उसी सवाल में आपको क्लॉकवाइज को प्लस में माइनस में ये प्लस है तो ये माइनस है, प्लस है तो ये माइनस है, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ फिक्स नहीं है, आप अपने आप से चेंज कर सकते हो, और अगर फिक्स करना ही है तो ये रखिए। क्लॉकवाइज जो भी दिखेगा उसको प्लस में ले लो क्वांटिटी को, और जो भी एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी उसको माइनस में ले लो। बाकी कन्वेंशन तो कन्वेंशन होता है। समझ में आ रही है कि बात। जैसे अभी आप में से एक बच्चा बोलने वाला है कि सर मैं जब अंगूठा ऐसे घुमा रहा हूँ अपनी उंगलियों को तो ये तो बाहर आ रहा है, और बाहर तो प्लस क्या कैप होता है, फिर आपने माइनस क्यों लिखा। अरे ये तो उंगलियां ऐसे घुमाई, अंगूठा बाहर आया, और बाहर तो प्लस के कैप होता है। प्लस होता है तो सर माइनस कैसे लिख दिया आपने। कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, है ना। गलत ये नहीं है कि हाँ माइनस लिख दिया, गलत ये हो जाता अगर मैं यहाँ प्लस नहीं लिखता। समझना बात को। ठीक है, ये है बात। और तीसरा टाइप, तीसरा टाइप क्या हो जाएगा अपना, एल्फा कैसा, वेरिएबल। अच्छा, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब अल्फा वेरिएबल हो जाएगा तो क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म ही कहेंगे ना यार। नॉन यूनिफॉर्म, ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म है। अल्फा है अगर तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अल्फा जीरो है अगर तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो वेरिएबल में क्या करते हैं, वेरिएबल में तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस जो है। जैसे ओमेगा की डेफिनेशन क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, और याद करो डी टी इधर ले जाते थे, फिर इंटीग्रेट, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या बन जाता था, डी थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी। फिर दूसरा जैसे अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, उधर ले गए तो ये बन गया ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा, है ना। जब जिसकी जैसे जरूरत पड़ेगी उसका यूज करेंगे। डी ओमेगा अपॉन डी टी। और एक और,
जैसे वहां होता था, याद करो, ए बराबर वी इंटू डी वी अपॉन डी एस, वैसी अल्फा बराबर ओमेगा इंटू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। इसको इधर उधर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ओमेगा डी ओमेगा इंटीग्रेशन अल्फा डी थीटा। इसको तो इंटीग्रेट कर सकते ना आगे, और लिमिट लगा सकते तो बन जाएगा ओमेगा फाइनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन अल्फा। ये तो मैं बस आपको लिख के दिखा रहा हूँ, वो तो जैसा क्वेश्चन हमसे डिमांड करेगा हम उस वाले रिलेशन का यूज करेंगे, लिमिट्स डालेंगे, वो जो कि क्वेश्चन में दी होंगी वो सॉल्व करेंगे। पर मैंने आपको बता दिया ऐसे सॉल्व करेंगे, और ये आपका प्रैक्टिस करनी है इसकी, बंडी का BB4 करनी, मतलब वैसा ही है। समझ में आ रही बात? ऐसे करके काइनेमेटिक्स खत्म हो जाती है। लिखो। तो काइनेटिक्स का मतलब ही है ये 3 टाइप बस। अच्छा, एक टाइप तो रह गया BB5 ग्राफ, रह गए क्या? नहीं रह गए, हो गए देखो। ये डी थीटा क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, थीटा वर्सेस टाइम ग्राफ की स्लोप। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि ओमेगा वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व। तो बस डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप, इंटीग्रेशन मतलब एरिया इन द कर्व, और उसका यूज करके जो डिमांड करे वो पूछा जाएगा, वही हम निकाल लेंगे। चलो लिखा, अब क्वेश्चंस लिखो, लिख लो फटाफट। लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 लिखे, 1 या 2 जो भी, 1 ही लिख लो, 1 ही है मेन। क्वेश्चन नंबर 1, अ व्हील इज मेकिंग रिवॉल्यूशंस about its axis. A wheel is making revolution about its axis with uniform angular acceleration, full stop.
starting from rest, comma, it reaches 100 revolution per second. It reaches 100 revolution per second in 4 seconds. In 4 seconds. ठीक है, full stop. Find the angular acceleration, full stop. Find the angle rotated during these 4 seconds. Find angle rotated during these 4 seconds. तो क्या क्या दिया है बताइए। एक तो इसने बोला है सबसे पहले कि एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। ऐसी बात सुनते ही हमारे मन में खुशियां आ गई, क्योंकि अब इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, इसमें सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशंस लगाएंगे और उसी से काम हो जाएगा। पहली बात तो ये। फिर बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या हो गया, ओमेगा इनिशियल कितना हो गया, 0। फिर बोला है इट रीचेज 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, मतलब ओमेगा फाइनल कितना दे दिया, 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। लेकिन इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड में करने के लिए इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। और टाइम कितना दे दिया, 4 सेकेंड। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अल्फा बता दीजिए, और 4 सेकंड में कितना एंगल रोटेट किया वो भी बता दीजिए। तो अगर देखा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी पता है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, अल्फा निकालना है। तो क्या लगा दे, ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल अल्फा टी। ओमेगा फाइनल कितना है, 200 पाए, 0 अल्फा 4। तो अल्फा बराबर कितना आ गया, 50 पाए रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया आंसर। दूसरा पूछा है उन्होंने कि थीटा बता दो, तो सेकंड इक्वेशन जो होती है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इनटू टाइम प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा अभी अभी निकाला, टी स्क्वायर, ये हो गया। कितना आ गया बताओ जरा एक बार, 400 पाई रेडियन। और मान लो अगर क्वेश्चन में देखो थीटा जो होता है, थीटा की यूनिट एक तो रेडियन है ही, कि कितने एंगल में घूमा, रेडियन मतलब डिग्री कितना घूमा, मतलब डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरी रेडियन, दूसरी यूनिट ये भी होती है रिवॉल्यूशन। थीटा की दूसरी यूनिट क्या होती है, कि कितने चक्कर कंप्लीट कर लिए, कितने चक्कर। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर निकालने रहेंगे तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने कंप्लीट कर लिए बराबर क्या लिखेंगे, बताओ 400 पाई आया होगा ना ये, डिवाइडेड बाय 2 पाई, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई होते हैं, तो उस हिसाब से कितना आया, 200 रिवॉल्यूशन। मतलब पार्टिकल ने 1 सेकंड में, नहीं 1 सेकंड नहीं सॉरी 4 सेकंड में, पार्टिकल ने 4 सेकंड में, से मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ पार्टिकल, तो 4 सेकंड में ऐसे करके कितने चक्कर कंप्लीट कर लिए। और अगर इंटीजर में आया इसका मतलब क्या हुआ, कि ये वापस उसी जगह पे आ गया, इसका मतलब इसका 200वां चक्कर भी कंप्लीट हो गया था 4 सेकंड होते ही। अगर ये इंटीजर में नहीं आता, डेसिमल या फ्रैक्शन है, तो मतलब हाँ कुछ चक्कर कंप्लीट हो गए पर कुछ रह गए। फिक्स एग्जैक्ट 200 आ गया, मतलब इसने अपने 200 चक्कर कंप्लीट करके और डॉट उसी जगह पहुंच गया जहां से चालू हुआ था। समझ गए, लिख लो और अगला लिखो। तो ये क्वेश्चंस जो कराए जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कराए जा रहे हैं कि आपको ये एहसास हो जाए कि जैसा हमने 1D काइनेमेटिक्स पढ़ा था ये वैसा ही है ना। जब तक आपको इस का एहसास नहीं होगा तब तक आपको इसके क्वेश्चंस नहीं होंगे। आपको पहले ये मन में एक ब्रिज बनाना पड़ेगा 1D काइनेमेटिक्स से सर्कुलर काइनेमेटिक्स का। एक
कि हाँ वो, लेकिन ब्रिज तभी बनाएगा जब बंडी कांड अच्छे से क्लियर है कि हाँ ये होता है ऐसा कुछ, फिर आपको अच्छा फिर वो देखने लगेगा, रिलेट होने लगेंगी चीजें, ठीक है। खैर, एक और करते हैं, क्वेश्चन करते करते ही होगा, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्या सभी ने नोट कर लिए हैं? नहीं करा? जल्दी नोट करो। अ व्हील रोटेटिंग with uniform angular acceleration, a wheel rotating with uniform angular acceleration, a wheel rotating with uniform angular acceleration covers 50 50 revolutions in the first 5 seconds after the start, after the start, full stop. Find the angular acceleration and angular velocity. Find the angular acceleration and angular velocity at the end of at the end of 5 seconds, at the end of 5 seconds. तो पहले तो क्या लिख लिया कि क्या क्या गिवन है वो लिख लिया, और फिर सोचा कि कैसे निकालें। ये सबसे आसान सवाल हो गए जिसमें आपको एक ही इक्वेशन में काम हो रहा है, आपको दूसरी इक्वेशन नहीं बनानी। इवन वो भी नहीं सोचना कि पहले क्या फिर क्या, कहां से कहां तक कौन सी इक्वेशन लगाएं, ऐसा करना पड़ता था ना, बंडी पढ़ते थे तब। कई बार तो एक इक्वेशन बनाओ फिर दूसरी बनाओ फिर सॉल्व करो वेरिएबल। क्वेश्चन में है ना लिखा है ना, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, वो कहने का मतलब वही है, स्टार्टिंग फ्रॉम द। पहली लाइन में ऐसा लिखा है उसने कुछ कि 50 रिवॉल्यूशन इन 5 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। आफ्टर द स्टार्ट का मतलब ये कि स्टार्ट होने के बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखें। पहले नोट कर लें। अ व्हील, क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहे हैं ना, अ व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, is uniformly accelerated at 4 radian per second square, at 4 radian per second square for 10 seconds, for 10 seconds, full stop. It is allowed to rotate, it is allowed to rotate uniformly, it is allowed to rotate uniformly for the next 10 seconds. It is allowed to rotate uniformly for the next 10 seconds, and and is finally brought to rest
and is finally brought to rest in the next 10 seconds. In the next 10 seconds, full stop. Find the total angle rotated by the wheel. क्या दे रखा है इसमें? इसमें ना क्या हो रहा है कि पहले 10 सेकंड तो एक्सेलरेट कर रहा है, फिर अगले 10 सेकंड ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। अरे ऐसा सवाल किया है अपन ने पहले भी, 1D में भी किया है आपने, कि पहले पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, फिर 10 सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी चलता है, फिर अगले 10 सेकंड रुकता हुआ जाते जाते फाइनली रुक जाता है। तो टोटल कितना चला? आपके बिगनर बॉक्स का ही सवाल है। ठीक है, अब इसको असली में तो कैसे बनाना चाहिए? ऐसा सर्कल में बनाना चाहिए कि पहले 10 सेकंड मान लो इतना घुमा, फिर अगे, अरे वहां पे पाथ बनाते ना अपन, 1D बनाते जैसे कि ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, वो भी कर सकते हैं, समझने के लिए है। असली में तो क्या बन रहा है? सर्कल ही बनेगा, है ना। फिर इसको मैं ऐसे बनाता हूँ समझने के लिए, कि सबसे पहले पार्टिकल की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है? 0 दे रखा है। उसके बाद 10 सेकंड, तो टी बराबर 0 से टी बराबर 10 तक वो कितने अल्फा से चला है? 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट किया है, तो यहाँ उसका ओमेगा कुछ आ गया होगा। और फिर वो 10 सेकंड के लिए यानी कि टी बराबर 20 तक अल्फा बराबर 0 से चला, यानी कि यहाँ ओमेगा ही है। और फिर फाइनली टी बराबर 30 पर इसका ओमेगा कितना हो गया होगा? 0। यानी कि यहाँ पे जो एक अल्फा रहा होगा वो नेगेटिव में रहा होगा। ऐसा टोटल डिस्टेंस चला, कितना चला? तो ए बी सी डी कैसे करते थे याद करो, ए से बी तक इक्वेशन है ना, पहले मैंने ए से बी तक के लिए इक्वेशन लगा रहा हूं। तो एक तो मुझे ये वाला ओमेगा चाहिए, तो क्या लगा दूं? फर्स्ट इक्वेशन 4 ये कि 4 पाई है, यहाँ 4 है तो ये 40 रेडियन पर सेकंड आएगा। और दूसरी बात, ए से बी तक का मेरे को डिस्टेंस भी निकालना है, मतलब बेसिकली मैं एंगल थीटा निकाल रहा हूँ, तो समझने के लिए मैंने ऐसा वो ले लिया लंबे में, तो चमकता है थोड़ा सा कि अच्छा लेंथ निकालनी है तो थीटा निकाल। तो थीटा के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा दो? सेकंड लगा दो, सेकंड इक्वेशन, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसको थीटा 1 लिख देता हूँ। 200 रेडियन, अरे मीटर मत लिख देना कि सर लेंथ में बनाया तो मीटर चिपका दी कि सर ये आ गया 200 मीटर, नहीं भाई साहब, गोल है ये। अब बी से सी के लिए ओमेगा तो आई क्या? बी से सी में अल्फा 0 है ना, अल्फा 0 में क्या लगती है इक्वेशन? थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। तो थीटा निकालना है, इसको थीटा 2 बोल देता हूँ। ओमेगा कितना आ गया? 40, इतना रेडियन। और अंत में सी डी, तो सी डी में एक तो अल्फा भी नहीं पता, टाइम पता है, ओमेगा पता है। ओमेगा तो इनिशियल भी पता है 40 और फाइनल भी पता है 0, क्योंकि यहां से यहां तक तो कांस्टेंट है ना। तो पहले तो मैं अल्फा निकाल लूं, फिर थीटा निकाल लूं। तो पहले तो फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, 0 इज इक्वल टू 40 प्लस अल्फा इंटू 10, तो अल्फा बराबर -4 आ गया। अब सेकंड लगा दो, थर्ड लगा दो, कौन सी लगाऊं? सेकंड लगा दो, थर्ड लगा दो, सेकंड लगा। ओमेगा इनिशियल 40, सी से डी तक का टाइम 10 प्लस हाफ अल्फा है -4 और टी स्क्वायर, तो ये थीटा 3 आ गया 200। तो टोटल थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, थीटा टोटल 800 रेडियन। तो खूब सारा घूम लिया, 800 रेडियन घूम लिया, लिख लो। मैं कह रहा हूं कि आपके काइनेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, चाहे वो बिगनर बॉक्स के हो, चाहे वो वन के हो, चाहे वो, तो उन सभी को सर्कुलर में बना के पूछा जा सकता है, सबको। जैसे ये वाला बनाया, a disc of radius 10 centimeter is
rotating a disc of radius 10 centimeter is rotating about its axis at an angular speed of at an angular speed of 20 radian per second at an angular speed of 20 radian per second, full stop. Find the linear speed of ए पार्ट और बी पार्ट, दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, तो ए पार्ट पे लिखेंगे a point on the rim a point on the rim RIM rim, और सेकंड पार्ट the middle point of a radius. डिस्क और रिंग में इतना अंतर है, जैसे जो हाथ में चूड़ियां कड़े पहनते हैं वो तो रिंग है, रिंग शेप है, और डिस्क रोटी जो गोल रोटी होती है, सीडी सीडी में पर बीच में होल होता है, हाँ डिस्क फेंकने वाली डिस्क, मतलब अंदर से भरा हुआ रहता है ना, अंदर से जगह नहीं रहती, तो ये डिस्क की बात कर रहा है, तो एक डिस्क है, इसके दो, और ये बताया कि डिस्क जो है कितने एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, 20 रेडियन पर सेकेंड इसका ओमेगा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये दो पॉइंट की वेलोसिटी पूछ रहा है, एक पॉइंट जो तो रिम पे है, रिम मतलब यहाँ है मान लो, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी मान लीजिए v1 है, तो ये v1 पूछना चाहता है, और मिडल पॉइंट ऑफ द रेडियस, मतलब ये रेडियस है कितने सेंटीमीटर की, 10, उसका मिड पॉइंट मान लीजिए, इस पॉइंट का v2 पूछना है, मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी पूछना चाहता हूँ, मतलब v2 पूछना चाहता है, मतलब कुल मिला के ये v1 एंड v2 पूछना चाहता है। तो v1 v2 क्या है, लीनियर वेलोसिटी, और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, v बराबर ओमेगा। अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि r का क्या मतलब है, उस पार्टिकल का रेडियस जिसमें वो घूम रहा है, मतलब जैसे ये वाला पार्टिकल है, वो जो घूम रहा है वो तो इस सर्कल में घूम रहा है, तो इसका रेडियस तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका रेडियस कितना, 10 सेंटीमीटर, तो इसके लिए v1 कैसे लिखेंगे, v1 बराबर ओमेगा कितना है, 20, और रेडियस कितना हो गया, तो कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। लेकिन जब बात करेंगे हम v2 की, इस पार्टिकल की, तो इस पार्टिकल के सर्कल का रेडियस क्या होगा, ये तो इस सर्कल पे घूमेगा ना, तो इसका रेडियस तो 5 सेंटीमीटर ही होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, तो v2 बराबर ओमेगा तो वही रहेगा, तो v2 बराबर कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड। मुझे एक सवाल का जवाब दो, पर ये तो अलग अलग स्पीड आ गई, इसकी लीनियर स्पीड तो 1 आ गई, इसकी लीनियर स्पीड 2, पर एक ही डिस्क के दो पॉइंट थे ये तो, अरे डिस्क तो एक ही है, और देखो ओमेगा भी सेम है दोनों का, अरे ओमेगा भी सेम है, अरे हाँ कि ना, फिर इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की स्पीड और इस पॉइंट की अलग अलग कैसे हो गई? अच्छा एक बात बताओ, ओमेगा का मतलब क्या है, रेडियन पर सेकेंड, कि एक सेकंड में कितना एंगल घुमा, तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाला पॉइंट 1 और पॉइंट नंबर 2, दोनों पॉइंट सेम टाइम में सेम एंगल कवर करेंगे, क्योंकि इनका ओमेगा सेम है। अगर मैं आपसे पॉइंट 1 का ओमेगा पूछूं तो आप बोलोगे 20, और इसका ओमेगा पूछूंगा तब भी आप बोलोगे 20, क्योंकि इनका दोनों का ओमेगा तो सेम है, सेंटर के से आप देखोगे, मतलब दोनों का ओमेगा सेम का मतलब आप कह रहे हो कि ये वाला पॉइंट भी सेम टाइम में सेम एंगल घूमेगा और उतना ये भी घूमेगा, मतलब आप कह रहे हो कि एंगल तो सेम घूमेंगे, लेकिन वी अलग अलग है, और वी क्या होती है, एक सेकंड में कितना मीटर चला, तो एक सेकंड में ये ज्यादा चलेगा और ये कम चलेगा,
क्या कह रहे हो, मतलब समझ नहीं आ रहा। आप कह रहे हो सेम टाइम में सेम एंगल घूमेगा, और आप ये भी कह रहे हो कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस नहीं चल पाएगा क्योंकि उसकी भी ज्यादा है। क्या चल रहा है, कोई समझा सकता है? कोई समझा सकता है कि क्या हो रहा है? फॉर्मूले से तो आपने निकाल लिया, बहुत बढ़िया, शानदार, मजे कर दिए एकदम, कि v बराबर ओमेगा लगा दिया, और आपने बोला कि ये और ये आ गया। पर ओमेगा सेम होने का मतलब हो गया सेम टाइम में सेम एंगल कवर करेंगे, और वेलोसिटी अलग अलग होने का मतलब हो गया कि सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर करेंगे। तो मतलब एंगल सेम कवर कर रहे हैं दोनों, क्योंकि ओमेगा सेम है, पर डिस्टेंस सेम कवर नहीं कर रहे क्योंकि v अलग अलग है। क्या चल रहा है? कोई समझा सकता है कि क्या है ये? क्या बोलो? हाँ, सही बोल रहे हैं। देखो क्या है इसका, आप समझो कि दोनों पार्टिकल अभी यहां है, और थोड़े टाइम के बाद ये यहां पहुंच गया और ये यहां पहुंच गया। अगर आप एंगल देखोगे कि इसने कितना एंगल चला, तो भी आप बोलोगे सर इसने थीटा एंगल चला। इसने कितना एंगल चला, तब भी आप बोलोगे सर थीटा एंगल चला। थीटा तो सेम है, दोनों तो थीटा एंगल ही चले। अरे टी बराबर 0 पे मान लेते हैं दोनों यहाँ हैं, और किसी टाइम टी पर दोनों यहाँ पहुंचे। अरे हाँ कि नहीं? लेकिन जब आप दोनों का आर्क की लेंथ देखोगे, इसकी आर्क की लेंथ इतनी सी बनेगी, और इसकी आर्क की लेंथ इतनी बड़ी बनेगी, तो मतलब किसकी आर्क की लेंथ ज्यादा है? पर सेम टाइम में कवर करना है, क्योंकि ओमेगा तो सेम है। समझ में आ रही कुछ बात? ओमेगा सेम है, मतलब सेम टाइम में यहां पहुंचना है, पर इसकी लेंथ ज्यादा कवर करनी है, तो इसको इसकी वेलोसिटी ज्यादा रखनी पड़ेगी। अरे हाँ कि ना? तो वही ये भी कह रहा है कि इस पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा है, इस पॉइंट की कम है, तब जाके दोनों ऐसे साथ साथ चल पाएंगे, क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है। अगर एक दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाती, मान लो दोनों की वेलोसिटी बराबर है, तो जितने टाइम में यहां से यहां पहुंचा, बेचारा उतने टाइम में यहां से यहीं पहुंच पाता, सेम आर्क कवर कर पाता। तो पीछे रह जाता, तो डिस्क ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे मैंने क्या ही हो जाता कि एक पॉइंट आगे निकल गया, एक पॉइंट पीछे। तुम्हें कुछ समझ में आया कि यहाँ ओमेगा सेम है दोनों पॉइंट का, पर वी अलग अलग क्यों है, और वी अलग अलग होने का मतलब क्या है? लिख लो। और नोट डालो। कल छुट्टी थोड़ी, तुम्हारी परसों है ना? क्या? लिखने का समय नहीं है, क्वेश्चन लिखो। जिनको नहीं लिखना मत लिखो। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5, 5 लिखो। लिखो। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल सच दैट अ पार्टिकल is moving in a circle such that थीटा बराबर, थीटा बराबर
टी की पावर 4 प्लस 4t³ प्लस लिख 3t² - 5। तो आपसे पूछा है, ये लिख लिया, such that this full stop, if radius of the circle is 2 meter, if radius of the circle is 2 meter, तो दो सवाल है इसमें। if radius of the circle is 2 meter, then first question लिखें, find tangential acceleration at t बराबर 1 सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड। और दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इन टाइम इंटरवल t बराबर 0 टू t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर 0 टू t बराबर 1 सेकेंड। तो फर्स्ट में क्या निकालना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और सेकंड में क्या निकालना है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, निकालो ना, निकाल रहे हो, नहीं? ठीक है, मतलब